जहां कवरेज आप हमारी देख रहे हैं, नया संसद भवन भारत को समर्पित कर दिया गया है। तो शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ में हम कर रहे हैं। आज देश को नया संसद भवन मिल गया है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान भवन के अंदर सिंगोल स्थापित किया गया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद रहे। नए संसद भवन में स्थापित होने से पहले पीएम मोदी को अधिनाम द्वारा ऐतिहासिक सिंगोल को सौंपा गया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की शुरुआत पूजा से की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में पूजा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम हुए हैं। सिंगोल स्थापित किया गया। ओम बिरला जहां पर बैठते हैं लोकसभा स्पीकर, उनकी चेयर के बगल में ये स्थापित किया गया है। विशेष मंत्रोच्चार के साथ में एक एक कार्यक्रम आज पूरा होगा और भारत का नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित हो गया है। ये देश की गौरवशाली इतिहास को भी बताता है और साथ ही भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है उसकी भी एक तस्वीर। कलश पूजन आप देखिए, हवन यज्ञ, मंत्रोच्चारण, पीएम मोदी ने जब आहुति दी उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। महंतों से आशीर्वाद लिया, एक एक कर सभी को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। और छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिंगोल, जब सिंगोल को स्थापित किया गया लोकसभा स्पीकर की चेयर के बगल में। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम हुए हैं, एक एक झलक हम इन 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं नए संसद भवन की। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, हवन पूजन किया गया। उसके बाद एक बड़ी सौगात देश को मिली है, यानी नए संसद भवन की सौगात जो है वो आज मिल गई है और भारत पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ये भी अब कहा जा रहा है क्योंकि विश्व स्तर पर भारत की पहचान एक अलग तरीके से देखी जा सकती है, भारत की छवि अलग तरीके से देखी जा सकती है। लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। उसके साथ ही तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ यहां पर पूजा अर्चना की है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। यहां पर हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको ये समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार नए संसद भवन की खासियत क्या है, आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। और जिस तरीके से बार बार सिंगोल का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि ये शब्द सुनने के बाद हर कोई इसके बारे में भी जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये सिंगोल क्या है। सिंगोल की जो स्थापना है वो आपको बता दें, उसको स्थापित अब से थोड़ी देर के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में किया है। क्योंकि इसके मायने कई सारे हो जाते हैं, किस तरह से लकी है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो एक एक आकृति के बारे में जो यहां पर प्रतिमाएं रखी गई हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हैं। क्योंकि आज का दिन यानी कि 28 मई कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज के दिन को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। आज ही के दिन नए संसद भवन जो है वो देश को समर्पित हुआ है और सबकी निगाहें क्योंकि इस संसद भवन पर टिकी हुई हैं। देखिए क्या सिंगोल है ये भी हम आपको एक एक करके बताते चल रहे हैं। धार्मिक गुरु भी इसे धारण करते हैं, चारों शंकराचार्य ऐसे ही राजदंड साथ रखते हैं, पोप में ऐसे ही एक राजदंड जो है वो साथ रखते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लगातार सहयोगी जुड़े हुए हैं, मेनका जुड़ी हुई हैं संसद भवन से और साथ ही पवन गौड़ भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेनका का रुख कर लेते हैं। मेनका, संगोल को स्थापित किया गया, वो तस्वीरें हमने देखी है, विशेष मंत्रोच्चार के बीच में यज्ञ भी किया गया, वो भी तस्वीर हम देख रहे हैं। लगातार भव्य और दिव्य तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, क्या आगे के कार्यक्रम को लेकर अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल अमनदीप, पहले चरण का कार्यक्रम कह सकते हैं कि अब बस संपन्न होने वाला ही है। 9:30 बजे संपन्न हो जाएगा और फिर 11:30 से 11:40 के आसपास दूसरे दौर का कार्यक्रम शुरू होगा। 12 बजे मुख्य अतिथियों के आने का प्रोग्राम है, यानी कि संसद भवन में मुख्य अतिथि के आने का सिलसिला जो चल रहा है। 12 बजे सभी गणराज्य अंदर ही सभी गणमान्य मौजूद होंगे और उसके बाद आपको बता दें कि बेहद अहम प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज उद्घाटन हुआ संसद के नए भवन का, और नए भवन की तारीफें की जा रही है हर तरफ। दुनिया का 4था सबसे बड़ा भवन संसद भवन। और आपको बता दें 12 बजे मुख्य अतिथियों के आगमन के बाद 12:07 पर
राष्ट्रगान होना है और उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति का स्वागत भाषण होगा, जो इस कार्यक्रम में लगातार मौजूद हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण जो जेडीयू के एमपी हैं, उनके स्वागत भाषण का कार्यक्रम है और साथ ही साथ वो राष्ट्रपति और साथ ही राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, उन दोनों की ओर से लिखित संदेश भी पढ़ेंगे। इस तरह का कार्यक्रम तय है। 2 मूवीज भी दिखाई जाएंगी। ये दो मूवीज पुराने संसद, नए संसद, उसके निर्माण की कहानी, तमाम बातें इन 2 मूवीज में होंगी। राज्यसभा के उपसभापति उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता के भी भाषण का शेड्यूल तय है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से इस पूरे उद्घाटन समारोह का ही बायकॉट किया गया है, तो वो मौजूद नहीं होंगे और वो भाषण नहीं देंगे। लोकसभा अध्यक्ष उसके बाद भाषण करेंगे। 12:43 पर यह कार्यक्रम तय है और फिर पीएम मोदी 75 साल आजादी के अमृतकाल हम मना रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 75 रुपए का एक सिक्का भी लॉन्च किया जाएगा। डाक टिकट भी जारी करेंगे वो और उसके बाद प्रधानमंत्री के भाषण का कार्यक्रम तय है। ये लगभग 1 से 1:15 बजे के आसपास होगा और इस तरह से दूसरा चरण संपन्न होगा। जब प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इस पर भी हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज जिस पार्लियामेंट का, जिस संसद भवन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, इसकी अनाउंसमेंट से लेकर इसके निर्माण और अब तैयार हो जाने के बाद उद्घाटन, अलग अलग पहलुओं को लेकर अलग अलग सवाल उठाकर लगातार राजनीति हुई। इसका विरोध हुआ विपक्ष की ओर से। कोविड काल में जब निर्माण चल रहा था नए संसद भवन का, तब ये सवाल उठाए गए कि आखिर नए संसद भवन के निर्माण की क्या जरूरत है, जबकि देश में कोविड काल चल रहा है। और कई सवाल उठे। जो सिंह स्थापित है नए संसद भवन के ऊपर, सिंह के जेस्चर को लेकर सवाल उठाया गया कि जो पहले का सिंह था, पहले का शेर था अशोक स्तंभ में, वो मुस्कुराता हुआ सौम्य था, लेकिन ये बहुत ही आक्रामक छवि वाला है। कई सवाल उठाए गए। उसके बाद अब बिल्कुल मेनका, क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं वो भी लगातार उठाए गए। पवन भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पवन, एक बार आप भी जरा बताइए, वहां पर अब किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? कहा जा सकता है कि पहले चरण का जो कार्यक्रम है वो लगभग पूरा होने वाला है। जाहिर तौर पर पहले चरण का कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है। अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम को, पहले चरण को समापन करके संसद भवन से बाहर निकल जाएंगे। अपने पीछे की अगर तस्वीर दिखाऊं तो मेरे पीछे ये जो संसद भवन का ये गेट है, हालांकि फिलहाल इस गेट को आज बंद रखा गया है, चूंकि अन्य जो तमाम वीआईपी कार्यक्रम चल रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट अंदर है, तो प्रधानमंत्री समेत तमाम जो वीआईपीज हैं वो दूसरे गेट से अंदर जा रहे हैं और वहीं से बाहर निकलेंगे। 9:30 के आसपास ये कार्यक्रम जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 10:30 बजे तमाम बीजेपी सांसद पहुंचेंगे संसद भवन के अंदर, और जहां चूंकि आज वीर सावरकर की जयंती भी है, तो ऐसे में सावरकर के जो चित्रपट है अंदर, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद में जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम है जो संसद भवन के अंदर ही है, उसके अंदर सब लोग बैठेंगे। चूंकि आज महीने का आखिरी रविवार भी है, जब प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम भी होता है, तो मन की बात का कार्यक्रम को अंदर तमाम सांसद बैठ के सुनेंगे। और उसके बाद में फिर 12 बजे से दूसरे चरण जो कार्यक्रम है, आधिकारिक जो कार्यक्रम है संसद भवन के उद्घाटन का, वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो लगातार राजनीति हुई, वाद विवाद हुआ, भाषण हुए, बयानबाजी हुई, उसके बाद भी लगातार अब संसद भवन का कार्यक्रम चल रहा है और प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर जो नए संसद की इमारत है उसको देश को समर्पित कर दिया है। तो बिल्कुल पवन, अब पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। इंतजार है दूसरे चरण का, जो कि सुबह 11:30 बजे के से शुरुआत होगी उसकी। और हमारे साथ में 2 एस्ट्रोलॉजर भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में मनीषा जी भी जुड़ी हुई हैं और सीता द्विवेदी जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सीता जी, मैं आपके पास में आऊंगी। अब जो तस्वीरें हम देख रहे थे, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। वहां पर देखिए कीर्तन भी हुआ, वहां पर इबादत भी हुई। इसके बाद में बौद्ध भिक्षुओं को भी हमने सुना जिन्होंने अपने तरीके से प्रेयर की। तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बेहद ज्यादा खूबसूरत रही है। ये दिखाती है कि जो भारत है, यहाँ पर भले ही अलग अलग जाति के लोग रहते हो, लेकिन ये एक भारत है, ये श्रेष्ठ भारत है। लेकिन जरा एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से हम इसे समझना चाहेंगे कि जो तमाम जातियां रही, उन्होंने अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रेयर की है। अब पहला चरण पूरा हो चुका है, इंतजार दूसरे चरण का है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
वॉल्यूम बहुत कम है। सीता जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मैं चाहूंगी कि आप अपना जवाब पूरा कंप्लीट कीजिएगा। बहुत कम आ रही है आपकी आवाज, समझ में नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, हम आपसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में मनीषा जी भी जुड़ी हुई है। मनीषा जी का रुख कर लेते हैं। मनीषा जी, हमने सेंगोर की स्थापना भी देखी, जो पहला चरण था वो अब पूरा हो चुका है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जरा आप बताइएगा कि पहला चरण कितना मंगल साबित होता है। जी, सेंगोल जो है ये शक्ति का प्रतिबिंब है, राजदंड है, और इसे स्थापित करने का जो समय रहा वो 7:53 रहा, जो कि मिथुन लग्न मीन नवांश जिसमें आता है। और ये इसलिए भी बहुत शुभ है क्योंकि इस लग्न में बृहस्पति दशमेश होकर द्वितीयेश चंद्रमा पर अपनी पंचम दृष्टि डालते हैं, जो कि इकोनॉमिक पावर दिखा रही है। और ये भी देखिए कि हिंदुस्तान की कुंडली में चंद्रमा जो हैं ये वृषभ लग्न की कुंडली के तृतीयेश हैं, और तीसरे भाव में बहुत से ग्रह एक साथ बैठे हैं, और दशा भी, महादशा भी चंद्रमा की है। भारत विश्व को उपदेश देगा। इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये इस डेकेड में ये भी देखा जाएगा। इकोनॉमिक पावर तो बनेगा ही, मगर स्पिरिचुअल कैपिटल एक विश्व गुरु भी बनेगा, क्योंकि उपदेश का घर भी पावरफुल है। और चंद्रमा का बार बार लिंक आ रहा है, चंद्रमा और बृहस्पति का फिर से लिंक आता है और तृतीयेश इसमें जुड़ता है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ दिखता है। यहाँ पर एक और बात आपने की राजदंड के साथ मैं ये भी बोलूंगी, राजदंड तो शक्ति का प्रतीक है ही। और चोल डायनास्टी के ये 21 राजाओं में सत्ता हस्तांतरण, शक्ति हस्तांतरण में इसको दिया गया, तो ये कंटिन्यूटी दिखाता है पावर की। ये ऐसा नहीं है कि एक वो पूरी डायनास्टी में 21 राजाओं का सत्ता चली थी। तो ये एक तो कंटिन्यूटी दिखाएगा पावर में, और साथ में ये जो द लायन कैपिटल ऑफ अशोक सिटी जैसा कि हम कह रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल फॉयर पे ये 4 जो ये सिंह हैं जो इंस्टॉल हुए हैं, ये एक प्रचंड शक्ति, एक उग्र शक्ति को भी दिखा रहे हैं। और उग्र शक्ति को खराब या सही यहाँ पर ये बात नहीं है। दुर्गाष्टमी, आज दुर्गाष्टमी भी है उदय तिथि में, और इस दिन तो प्रचंड शक्ति को सही या गलत की बात नहीं है कि ये प्रचंड क्यों है। नहीं तो हम अपने पौराणिक लिटरेचर में हम ये भी कहें कि नरसिंह प्रचंड क्यों है, क्योंकि संहार के लिए भी प्रचंडता की जरूरत है। और संहार के बाद ही सत्वगुण फिर से, धर्म फिर से एस्टैब्लिश होता है। मनीषा जी, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अभी सिंह की बात कर रहे थे, जो उग्र रूप देखने को वहां पर मिल रहा है, इसको जो विपक्षी पार्टी है इसका भी विरोध किया गया था, लेकिन इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर समझा जाए तो इसके पॉजिटिव वाइब्स क्या क्या हो सकते हैं? ये दुर्गा जी जिस सिंह पर आरूढ़ हैं वो म्यूटेड या बहुत ही शांत सिंह तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिंह जो है वो प्रचंड शक्ति का प्रतीक है। प्रचंड शक्ति का, प्रचंड शक्ति जो अपना वर्चस्व एस्टैब्लिश करती है। अपना वर्चस्व एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक म्यूटेड सिंह तो हो नहीं सकता। अगर विपक्ष इसका विरोध करता है तो फिर वो शायद चाहते हैं कि लीडरशिप म्यूटेड रहे या शांत रहे, मौन रहे, मगर ये मौन लीडरशिप का समय है ही नहीं, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। तो मौन लीडरशिप का पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर। प्रचंड शक्ति ही अब हमें आगे बढ़ा सकती है, इसलिए प्रचंड शक्ति में मंगल का गुण है, सूर्य का गुण है। ये इस समय जरूरी है। हर बात मौन रहकर या शांत होकर उसे सही या गलत नहीं बताया जा सकता। प्रचंड शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। अग्नि स्वयं ही प्रचंड है, फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि अग्नि खराब है। हर तत्व का अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक परिभाषा है। अग्नि की एक परिभाषा है कि वो ध्वस्त करती है। अब ध्वस्त करने को हम कहें ये गलत है, ये तो सरासर बेवकूफी होगी। तो ये प्रचंडता ही हमें आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये आक्रामकता दिखाती है भारत के भविष्य को, कि भविष्य में भारत कैसा होगा
और इसके कितने ज्यादा पॉजिटिव साइड भी निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले दिनों की अगर हम कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान काफी ज्यादा बड़ी है। अब ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 8 तस्वीरें आप देखिए और बीच में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यज्ञ करते हुए भी आप देखेंगे, तो कुल 9 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर दीप प्रज्वलन का जब कार्यक्रम हुआ, दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में प्रवेश किया, तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर संगोल की स्थापना की गई थी अभिवादन करते हुए, चौथी तस्वीर में आप देखेंगे। वही 5वीं तस्वीर आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यज्ञ स्थान पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का शुभारंभ करवाया। अब देखिए सर्वधर्म की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां इबादत भी हुई है, यहां कीर्तन भी हुआ, यहां कलश पूजन भी हुई और जो बौद्ध भिक्षु यहां पर पहुंचे हुए थे उनकी तरफ से भी यहां पर प्रार्थना की गई। तो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत को पूरे दुनिया ने आज देखा है और आज का दिन भारत के विकास के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और सीता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सीता जी, इसके 3 द्वार है, 3 द्वार की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या खासियत है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सीता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेनका के पास चलते हैं। मेनका ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मेनका, एक भारत श्रेष्ठ भारत को आज पूरी दुनिया ने देखा है। सबका साथ सबका विकास का भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, लेकिन आज इन तस्वीरों के जरिए उसे हकीकत होते हुए हमने देखा। आज यहां पर कीर्तन की तस्वीरें भी सामने आई, कलश पूजन भी हुआ, इसके बाद में इबादत की तस्वीरें। तो आज पूरा हिंदुस्तान एक रहा, लेकिन विपक्ष आज भी संसद भवन से नदारत रहा है। लेकिन सीधी सी बात की जाए तो इसका काफी हद तक नुकसान भी विपक्षी पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, और शायद उन्हें अफसोस भी हो कि इस ऐतिहासिक मौके पर वो गवाह नहीं बने और ये फैसला हो सकता है कि विपक्ष के लिए राजनीतिक तौर पर ना सही, राजनीतिक तौर पर आकलन अभी नहीं किया जा सकता है, भविष्य में इसके जवाब छिपे हैं, लेकिन नैतिकता के तौर पर तो जरूर ये फैसला उनका गलत होगा और अफसोस भी शायद उन्हें भविष्य में हो, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक लम्हा है और ऐसे लम्हे में राजनीतिक दल अपनी पार्टीगत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसला ले सकते थे और यहां पर मौजूद रहकर भी अलग अलग अपने मुद्दों पर विरोध दर्ज करवा सकते थे। अलग अलग मुद्दों को लेकर के हमेशा से विरोध होता रहा संसद भवन का, और अब जब निर्माण हो गया तो सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, और वहीं से ये मुद्दा आगे बढ़ता चला गया। कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्षी दलों ने इसे उठाया और उसके बाद तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जाति तक पहुंच गए कि इसका उद्घाटन उनके हाथों इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। तो इस तरह से राजनीति आगे बढ़ी। इस राजनीति को अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन विपक्ष की ये राजनीति है, विपक्ष का फैसला है। तमाम विपक्षी दलों ने खुद को दूर कर लिया, लेकिन कुछ विपक्षी दल हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और इसी तरह से कई और है। वाईएस राजशेखर रेड्डी शामिल हो रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी। तो इस तरीके से कई नेता हैं जो शामिल हो रहे हैं विपक्ष के होने के बावजूद, और एनडीए के तो सभी दल शामिल हैं ही। इन सबके बीच जो बात आपने कही कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, और साथ ही प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिडनी जाते हैं, तब भी वो कहते हैं कि वो पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखते हैं, यानी कि वन अर्थ वन नेशन वन फैमिली, इस तरह का नारा उन्होंने दिया। और यहाँ इस संसद भवन का जब निर्माण हुआ तो यहाँ पर भी पूरे देश से कुछ ना कुछ, पूरे देश के हर प्रदेश से कुछ ना कुछ सहभागिता तय की गई है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के भदोही से कालीन बिछाए गए हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही जगहों पर। कुल 282 कालीन भदोही से आए हैं जो कि हैंड निर्मित है, हाथ से बने हुए कालीन हैं, जिनमें से 151 लोकसभा में, 131 राज्यसभा में। इसी तरह से ये जो जालियां दिख रही हैं, ठीक है, मेनका आपके पास वापस लौटूंगी। सीता जी भी हमारे साथ बनी हुई है। सीता जी जरा बताइए, क्योंकि अभी हमारी सहयोगी अमन, आप अभी 3 द्वार की बात कर रही थी, तो जो 3 द्वार बनाए गए हैं उसको अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर समझा जाए सीता जी, तो क्या मायने उसके निकलते हैं? हेलो, एक बार दोबारा रिपीट कर सकती है मैम? थोड़ी आवाज। जी बिल्कुल। नए संसद भवन की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 द्वार बनाए गए हैं। इन 3 द्वार की अगर बात की जाए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। मनीजा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मनीजा जी, जरा आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर नए संसद भवन के 3 द्वार बनाए गए हैं तो उसका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसको किस तरीके से समझा जा सकता है? बात यहाँ पर यह है कि ये जो शेप है, द ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर शेप अग्नि तत्व को दर्शाता है, मणिपुर चक्र को दर्शाता है और पावर को दर्शाता है। अग्नि ही पावर है और शक्ति का एक प्रचंड प्रतिबिंब है। तो वही पॉइंट यहाँ पर भी आता है जो कि ट्रायंगुलर शेप से आ रहा है। और क्योंकि इसमें हम नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें जिस तरीके का हिसाब है, जो कि नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण जो है ये स्थान तो राहु का है, मगर ये एक कमांडिंग पोजीशन दिखाता है। तो जैसे कि बनावट है जो कि नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में हैवी इंस्टॉलेशन दिखा रही है, हैवी कंस्ट्रक्शन दिखा रही है, और जैसा प्रभाव नॉर्थ वेस्ट का दिख रहा है इस नए संसद भवन में, इस नैऋत्य कोण से एक कमांडिंग पोजीशन, नैऋत्य कोण कमांडिंग पोजीशन दिखाता है। और जिस तरीके से यहाँ बना है वो एक कमांडिंग पोजीशन दिखा रहा है, तो वो भी यही दर्शा रहा है। ये सारी बातें एक ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रही हैं कि ये पूर्ण शक्ति का प्रतिबिंब है। तो बिल्कुल कई सारे इसके जो साइड है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और साथ ही अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि इसकी क्या खासियत है, और ना सिर्फ भारत बल्कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत की विकास के लिए ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हर एक अपडेट ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। आगे भी ये महाकवरेज जारी रहेगी, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और बने रहिए न्यूज 18 के साथ।